हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आप सबका स्वागत करता हूं। तो एक बार फिर से वन शॉट रिवीजन में 12th क्लास के वन शॉट रिवीजन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 3 यानी साझेदारी व्यवसाय का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है साझेदारी का पुनर्गठन, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। तो आइए आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सर ये साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या होता है, और इस चैप्टर का हम लोग पूरा वन शॉट रिवीजन यानी एक क्लास में 1 घंटे के अंदर अंदर इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का अर्थ क्या है। अर्थ हम लोग सबसे पहले समझेंगे, पुनर्गठन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए लिखा है, जब साझेदारी फर्म की विद्यमानता को प्रभावित किए बिना, जो साझेदारी फर्म की विद्यमानता है, एग्जिस्टेंस है, उसको प्रभावित किए बिना यानी उस पर बिना किसी कोई इफेक्ट के साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन हो जाए, साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन हो जाए, तो इसे ही साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। जी हाँ, बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, मतलब ऐसा चेंज नहीं होना चाहिए कि जिससे कि बिजनेस बंद हो जाए, और ऐसा परिवर्तन मतलब कि ऐसे प्रभावित किए बिना, बिजनेस को बिना प्रभावित किए अगर हम साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन ला देते हैं तो फिर उसे ही क्या कहा जाता है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। कहता है आगे कि इस फर्म के पुनर्गठन में साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में सदैव ही परिवर्तन हो जाता है। यानी जब भी फर्म का पुनर्गठन होगा, जब भी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, तब सदैव ही क्या होगा, अनुपात में, लाभ विभाजन अनुपात में क्या होगा, सदैव ही परिवर्तन होगा। लाभ विभाजन अनुपात हमेशा क्या होते रहेगा, परिवर्तित होते रहेगा। तो ये था आपका पहला टॉपिक कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन का क्या अर्थ है। अक्सर एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन का क्या अर्थ है या इससे क्या समझते हैं। तो पहला टॉपिक हो गया। आगे बढ़ते हैं कि सर पुनर्गठन के अवसर या स्थितियां, यानी कि कौन कौन से ऐसे परिस्थितियां हो सकती हैं, कौन कौन से ऐसे अवसर हो सकते हैं जिसमें साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। तो कौन कौन से ओकेजन्स हैं, सर्कमस्टांसेज हैं, सिचुएशन है, आइए देखते हैं जिसमें कि पुनर्गठन होता है। पहला हो जाएगा वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, यानी कि जो भी साझेदार अभी काम कर रहे हैं उन साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में अगर परिवर्तन आता है तो इसे भी कहा जाएगा क्या, इसे भी कहा जाएगा पुनर्गठन। दूसरा, नए साझेदारों का प्रवेश, यानी कोई नया साझेदार आ जाता है, कोई नया साझेदार व्यवसाय में आ जाता है तो इसे भी कहा जाता है पुनर्गठन। क्योंकि जब कोई नया साझेदार आता है तो जो भी साझेदार पहले से काम कर रहे हैं उनके लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है और इसे भी पुनर्गठन कहा जाता है। हाँ, लेकिन इन सब चीजों से व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब व्यवसाय के एग्जिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कि व्यवसाय का अस्तित्व बना रहता है। तीसरा नंबर, वर्तमान साझेदार का अवकाश ग्रहण करना या निवृत्ति लेना, मतलब कहता है कि अगर कोई साझेदार पहले से काम कर रहा है, और उसमें से कोई एक साझेदार क्या कर ले, अवकाश ग्रहण कर ले, यानी रिटायरमेंट हो जाए किसी एक पार्टनर का, तो इसे भी क्या कहते हैं, पुनर्गठन कहते हैं। अगला है साझेदार की मृत्यु, यानी कि डेथ ऑफ ए पार्टनर। कहता है कि अगर कोई साझेदार जो भी बिजनेस में, व्यवसाय में, साझेदारी व्यवसाय में काम कर रहे हैं, उनमें से कोई एक साझेदार की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे भी हम लोग पुनर्गठन यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्योंकि बाकी लोग रहेंगे फर्म में, बाकी लोग व्यवसाय में रहेंगे और वो लोग बिजनेस चलाएंगे। बिजनेस पर यानी व्यवसाय के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे कहता है 2 या 2 से अधिक साझेदारी फर्मों का एकीकरण। जी हाँ, दो फर्म है, एबीसी और एबीसी एक फर्म हो गया, एक हो गया आपका XYZ। तो दोनों आपस में मिलकर के जब काम करने लगेंगे, जब व्यवसाय करने लगेंगे, तो इसे भी क्या कहा जाएगा, इसे भी पुनर्गठन कहा जाएगा। तो कहता है 2 या 2 से अधिक साझेदारों का एकीकरण। कुल मिलाजुला के हम लोगों ने 5 परिस्थितियां देखी, और 5 परिस्थितियों में से जो शुरू का 4 परिस्थिति है, शुरू का यहाँ पे जो 4 आपका टॉपिक दिया हुआ है कि 4 परिस्थितियां बताई गई हैं जिसमें पुनर्गठन होता है, ये चारों के 4 परिस्थितियां आपके चैप्टर में 4 चैप्टर के रूप में, आपके सिलेबस में 4 चैप्टर के रूप में दिया गया है। जी हाँ, तो जिसमें से पहला क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी वर्तमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। दूसरा है नए साझेदार का प्रवेश, यानी कोई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो जाए।
तीसरा हो जाएगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, वर्तमान साझेदार का अवकाश ग्रहण, और चौथा हो जाएगा साझेदार की मृत्यु यानी डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये 4 तो आपके चैप्टर में ही दिए हुए हैं पार्टनरशिप में। तो अगर पार्टनरशिप में 4 चैप्टर आपको याद है तो सर ये अवकाश ग्रहण का ये परिवर्तन का जो पुनर्गठन है, ये पुनर्गठन का अवसर हो सकता है आंसर के रूप में 2 मार्क्स क्वेश्चन में। मतलब सवाल जब भी अगर पूछता है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जामिनेशन में ही आता है 2 मार्क्स क्वेश्चन में, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है इस बार भी आए। पुनर्गठन के अवसर या स्थितियां, यानी कि ओकेजन कौन कौन से हैं, परिस्थिति कौन कौन सा है, सर्कमस्टांसेज कौन कौन सा है, सिचुएशन कौन कौन सा है जिसमें कि साझेदारी व्यवसाय का पुनर्गठन होता है। तो जिसमें से 4 तो आपका चैप्टर हो गया, एक अलग से याद कर लेना है, 2 या 2 से अधिक के साझेदारी फर्मों का एकीकरण। तो कहता है यहाँ पर कि हम लोगों ने 5 टॉपिक अभी तक देखे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पुनर्गठन कब कब होता है। तो आसानी से 2 ठो पूछता है, 4 तो हमेशा आसानी से याद रहेगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। दूसरा साझेदार का प्रवेश यानी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एक साझेदार का अवकाश ग्रहण यानी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और चौथा डेथ ऑफ अ पार्टनर यानी साझेदार की मृत्यु। तो ये 4 आप हमेशा याद रख सकते हैं, और 2 आ जाएगा एग्जाम में, लिख देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। वर्तमान साझेदार में, टॉपिक का नाम है वर्तमान साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो लिखा है कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन का आशय, क्या आशय है वो आशय बताना चाहता है कि अर्थ क्या है सर, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन का अर्थ क्या है। तो कहता है कि एक साझेदार द्वारा दूसरे साझेदार के लाभ का क्रय करना है। एक साझेदार द्वारा दूसरे साझेदार के लाभ का क्रय करना है। मान लीजिए कि जब 2 या 2 से अधिक साझेदार व्यवसाय में हैं और कोई एक साझेदार जा रहा है, अवकाश ग्रहण करके जा रहा है, तो वो अपना सारा लाभ जो है वो किसी न किसी को दे के जाएगा। व्यवसाय में जो लोग भी बचे रहेंगे उनमें से, तो जो साझेदार बचे हैं वही हिस्सा लेंगे जा रहे पार्टनर का, यानी कि जो साझेदार अवकाश ग्रहण करके जा रहा है उसका वो लोग हिस्सा ले लेंगे। तो जो जितना हिस्सा ले रहा है उसी को कहा जाएगा लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। मतलब एक साझेदार द्वारा किसी दूसरे साझेदार के लाभ का क्रय किया जा रहा है यहाँ पर। तो ध्यान रहे कि जो साझेदार जितना भी क्रय करता है, किसी दूसरे साझेदार के लाभ का क्रय जितना भी करता है, उसके लिए उसे भरपाया भी करना पड़ता है। मतलब अगर कोई एक साझेदार लाभ का विक्रय कर रहा है, यानी लाभ बेच रहा है या लाभ अपना छोड़ रहा है, तो उसके लिए उसको भरपाया भी मिलता है। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण वर्तमान साझेदारों में किसी एक अथवा अधिक साझेदारों के लाभ के हिस्से में वृद्धि हो जाती है, जबकि अन्य साझेदार या लाभों के हिस्से में कमी हो जाती है। जी हाँ, ये जो लाइन अभी लिखा है इसको बहुत अच्छे से बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक साझेदार व्यवसाय में पहले से हैं और उन लोगों में आपस में लाभ हानि अनुपात का परिवर्तन होता है। मतलब वो लोग कहते हैं कि नहीं, पहले इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट को बांटते थे, अब प्रॉफिट को अलग तरीके से बांटेंगे। तो अगर रेशियो चेंज करते हैं, वो लोग अनुपात चेंज करते हैं प्रॉफिट बांटने का, लाभ बांटने का, तो देखा जाता है, हमेशा देखने को मिलता है कि जब जो नया अनुपात बनता है उस नए अनुपात में जरूर किसी न किसी पार्टनर को, किसी न किसी साझेदार को कभी नुकसान हो जाता है तो किसी साझेदार को कभी प्रॉफिट हो जाता है। यानी कि प्रॉफिट हो जाता है किसी एक को और किसी एक को पता चलेगा कि लॉस हो गया। तो ये चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आए तब भी हो सकता है ऐसा चीज। अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेता है यानी प्रवेश लेता है उस समय पर भी ऐसा देखने को मिलता है। कोई पार्टनर रिटायर होकर जाता है या कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है तब भी यह परिस्थिति देखने को मिलता है कि किसी साझेदार को प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया, और किसी साझेदार को लॉस यानी नुकसान हो गया। बट हमेशा ही यह ध्यान रखा जाता है कि अगर किसी साझेदार को नुकसान हो रहा है तो उसको उसके लिए भरपाया भी मिलता है। वो हम लोग पढ़ेंगे, भरपाया गुडविल के रूप में मिलता है। ठीक है, कंपनसेशन मिलता है। चलिए अभी देखिए, अभी वही कंपनसेशन की हम बात कर रहे थे, भरपाया की बात कर रहे थे, उसी को यहाँ पर कहा जाता है क्षतिपूर्ति। क्या कहा जाता है? क्षतिपूर्ति कहा जाता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक वही है क्षतिपूर्ति। क्या होता है सर ये क्षतिपूर्ति? तो सिंपल सा बात है कि जब भी कोई कहता है कि लाभ पाने वाला साझेदार हानि उठाने वाले साझेदार को ख्याति के रूप में, जी हाँ यही तो समझा रहे थे कि ख्याति के रूप में क्षतिपूर्ति करता है। यानी कि जो भी साझेदार लाभ प्राप्त करेगा, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन की वजह से जो भी साझेदार लाभ प्राप्त करेगा वो हानि उठाने वाले साझेदार को ख्याति के रूप में क्षतिपूर्ति करता है।
ख्याति के रूप में क्षतिपूर्ति करता है, यानी कि गुडविल के रूप में उसे कंपनसेट करता है। जी हाँ, लाभ पाने वाला साझेदार हानि उठाने वाले साझेदार को ख्याति के रूप में क्षतिपूर्ति करता है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की दशा में वांछित समायोजनाओं या विचारणीय मुद्दे, यानी कि कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, लाभ विभाजन अनुपात में कोई परिवर्तन होता है, चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो कौन कौन से समायोजन यानी एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं हम लोगों को। आइए एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं कि कौन कौन सा एडजस्टमेंट करने को मिलता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, पहला एडजस्टमेंट लिखा है, पहला नंबर लिखा है त्याग अनुपात का निर्धारण, यानी सबसे पहले तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। जी हाँ, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, यानी त्याग अनुपात निकालना पड़ेगा। दूसरा, लाभ प्राप्ति अनुपात का निर्धारण, यानी आपको गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। जी हाँ, इस चैप्टर में दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से पहला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और दूसरा है गेनिंग रेशियो। यही दो टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में कुल मिला जुला के। तो सबसे पहले आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना होगा, मतलब आपको पता करना होगा कि कौन सा साझेदार लाभ प्राप्त कर रहा है और कौन सा साझेदार हानि उठा रहा है। चलिए उसके बाद और भी कोई एडजस्टमेंट मिल सकता है क्या? ऑफ कोर्स मिल सकता है, जैसे कि संचय या संचित लाभ एवं हानियों के लिए भी लेखांकन करना पड़ सकता है, यानी जो भी रिजर्व्स वगैरह होंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा, उनके लिए भी आपको अकाउंटिंग करना पड़ सकता है। अगला लिखा है परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन एवं देयताओं का पुनर्निर्धारण के लिए लेखांकन, यानी कि अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, यहाँ छूट गया है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लिखेंगे यहाँ पर, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, यानी कहता है कि जब कभी भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तब आपको क्या करना होगा सर? तो आपको एसेट का रिवैल्यूएशन करना होगा और आपको लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करना होगा। ठीक है, चलिए, और इसमें अब पांचवा है ख्याति के लिए लेखांकन व्यवहार, यानी कि सबसे पांचवा और लास्ट कह रहा है कि आपको गुडविल के लिए भी एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज आते हैं तो आपको 5 तरह के एडजस्टमेंट मेनली देखने को मिल सकता है, जिसमें से पहला होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, यानी त्याग अनुपात निकालना। दूसरा हो जाएगा लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना, यानी गेनिंग रेशियो निकालना। तीसरा, किसी तरीके का रिजर्व वगैरह पड़ा हुआ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है, यानी संचय या संचित लाभ पड़ा हुआ है, तो उनका बंटवारा हो सकता है, उनके लिए अकाउंटिंग करना पड़ सकता है। चौथा हो जाएगा आपको रिवैल्यूएशन करना पड़ जाएगा या रीअसेसमेंट करना पड़ जाएगा, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग बनाया जाता है, जिसमें हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज का, यानी संपत्तियों और दायित्वों का क्या करते हैं? पुनर्निर्धारण करते हैं कि उनका अब हिसाब कितना है, यानी कि वो बढ़े हैं कि घटे हैं। और लास्ट और पांचवा कहता है गुडविल का हिसाब आपको करना पड़ेगा, गुडविल के लिए लेखांकन करना पड़ेगा, यानी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 5 एडजस्टमेंट्स हम लोग को करने पड़ते हैं जब भी लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तब। चलिए अगला टॉपिक है त्याग अनुपात का निर्धारण, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उसमें से पहला जो था 5 टोटल एडजस्टमेंट पढ़ने हैं, जिसमें से पहला क्या था? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। तो आइए सीखते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी त्याग अनुपात कैसे निकलता है। लिखा है जब वर्तमान साझेदार या पुराने साझेदार अन्य वर्तमान या नए साझेदार को अपना कुछ हिस्सा परित्याग करने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो जिस अनुपात में वे अपना हिस्सा त्यागते हैं उसे ही त्याग अनुपात कहा जाता है। मतलब 2 या 2 से अधिक साझेदार अगर व्यवसाय में हैं और कोई एक साझेदार अपना हिस्सा त्यागने को तैयार हो जाता है, तो जिस अनुपात में त्याग करता है उसी को त्याग अनुपात यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहा जाता है। ठीक है सर, तो इसी में टॉपिक है कि त्याग अनुपात की गणना कैसे करते हैं। तो लिखा है त्याग अनुपात बराबर फॉर्मूला होता है पुराना लाभ विभाजन अनुपात माइनस नया लाभ विभाजन अनुपात, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आया बात समझ में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो चलिए ये फॉर्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में भी आपको हेल्प करेगा। इनफैक्ट हो सकता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे दे इससे संबंधित, तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है त्याग अनुपात की गणना का। चलिए अगला है त्याग अनुपात तो हो गया, अब लाभ अनुपात के बारे में पढ़ते हैं।
लाभ प्राप्ति अनुपात के बारे में। तो लाभ प्राप्ति अनुपात का निर्धारण, यानी दूसरा एडजस्टमेंट जो था, पहला हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो का अकाउंटिंग कैसे करेंगे, डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, यानी निर्धारण कैसे करेंगे, और दूसरा है लाभ प्राप्ति अनुपात का निर्धारण कैसे करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो कहता है जब लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के फलस्वरूप एक वर्तमान साझेदार से उसका कुछ हिस्सा प्राप्त करता है तो लाभ प्राप्ति अनुपात कहा जाता है। तो उसे ही क्या कहा जाता है, लाभ प्राप्ति अनुपात। यानी कि कोई एक साझेदार अगर किसी दूसरे साझेदार से लाभ का हिस्सा प्राप्त करता है तो जिस अनुपात में प्राप्त करता है उसी को लाभ प्राप्ति अनुपात कहा जाता है, गेनिंग रेशियो कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, मतलब गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला गेनिंग रेशियो का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है, इसलिए ध्यान रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है त्याग अनुपात एवं लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये क्वेश्चन डिफरेंस का जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा आजकल पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोगों को जो भी डिफरेंसेज हैं वो अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है सर, तो आइए इस चैप्टर में आप लोगों को पहला डिफरेंस अभी मिला है। तो डिफरेंस यानी अंतर जो है वो लिखने का हमेशा तरीका बताए हैं कि कैसे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले एक लिखेंगे हम लोग अंतर का आधार, सबसे पहले लिखेंगे अंतर का आधार, उसके बाद त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात, जिसके जिसके बीच भी हम लोगों को क्या करना है, जिसके बीच भी हम लोगों को डिफरेंस निकालना है वो हेडिंग के रूप में लिख दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका डिफरेंस का लिखने का तरीका। तो हमेशा ध्यान रखना है कि डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा। क्लियर है बात? तो चलिए ध्यान से सुनिए। तो डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। लिखेंगे सबसे पहला अंतर होगा अर्थ, यानी अर्थ के आधार पर हम लोग बांटेंगे त्याग अनुपात को और लाभ प्राप्ति अनुपात को। तो अर्थ क्या है सर त्याग अनुपात का? तो देखिए लिखा है त्याग अनुपात के बारे में कि वह अनुपात जिसमें फर्म के पुराने साझेदार नए साझेदार के लाभ में भाग हेतु त्याग करते हैं उसे त्याग अनुपात कहा जाता है। यानी कि ऐसा कोई रेशियो जिसमें जो फर्म के पुराने साझेदार है, पुराने पार्टनर जो हैं, वो नए साझेदार के लाभ में भाग हेतु, यानी नया साझेदार कोई आ रहा है तो वो भी प्रॉफिट में हिस्सा पा सके, उसके लिए पुराने साझेदार क्या करते हैं, त्याग करते हैं। तो जिस अनुपात में त्याग करते हैं नए साझेदार के लिए त्याग करते हैं, तो जिस अनुपात में त्याग करते हैं उसी अनुपात को त्याग अनुपात कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहा जाता है। दूसरा लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होता है? तो वह अनुपात जिसमें शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के भाग को प्राप्त करते हैं उसे ही लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं, यानी वही लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाता है। मतलब मान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक साझेदार हैं और उसमें से कोई एक साझेदार अगर अवकाश ग्रहण करके जा रहा है, रिटायर होके जा रहा है, तो उसका जो हिस्सा होगा लाभ पाने में, उसका जो लाभ में हिस्सा होगा वो हिस्सा तो छोड़ के जाएगा। तो जो भी बचे हुए साझेदार हैं वो लाभ में जब हिस्सा पाएंगे, जिस अनुपात में पाएंगे उसी को लाभ प्राप्ति अनुपात कहा जाएगा। क्लियर है बात? चलिए अगला डिफरेंस का आधार क्या लिखा है, परिकलन का समय, यानी कि कब हम लोग, ये किस टाइम पर हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी त्याग अनुपात निकालते हैं, तो किस टाइम पर हम लोग लाभ प्राप्ति अनुपात निकालते हैं। तो आइए टाइमिंग के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि समय कब होता है। तो लिखेंगे समय के बारे में कि सर त्याग अनुपात की गणना नए साझेदार के प्रवेश के समय की जाती है। जी हाँ, ध्यान रहे कि नए साझेदार की गणना कब होती है, त्याग अनुपात की गणना कब होती है, तो साझेदार के प्रवेश के समय होता है। जब कोई नया पार्टनर आता है उस समय हम लोग त्याग अनुपात निकालते हैं, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। अब मतलब सेक्रीफाइस करने का मतलब वो जब आएगा तो वो भी तो कुछ हिस्सा लेगा प्रॉफिट में, तो कहाँ से लेगा, तो जो भी पार्टनर पहले से है वो अपना कुछ कुछ हिस्सा त्याग करेंगे, क्योंकि वो भी क्या कर सके, लाभ में हिस्सा पा सके। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रहे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन के टाइम पर त्याग अनुपात यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है। ठीक है, चलिए और फिर अगला रेशियो जो है लाभ प्राप्ति अनुपात यानी गेनिंग रेशियो। ये गेनिंग रेशियो कब निकाला जाता है सर? तो कहता है गेनिंग रेशियो के बारे में कि प्राप्त लाभ अनुपात की गणना, लाभ प्राप्ति अनुपात कह लीजिए,
लाभ प्राप्ति अनुपात की जो गणना है ये कब की जाती है सर? तो लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना साझेदार के निवृत्ति के समय कब किया जाता है? साझेदार के निवृत्ति के समय यानी रिटायरमेंट के समय या मृत होने के समय पर की जाती है। या तो कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो या तो कोई पार्टनर मर गया हो, उस समय पर लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। मतलब कोई पार्टनर अगर जाएगा, फर्म को छोड़ करके कोई साझेदार जाएगा तो अपना तो लाभ अनुपात छोड़ के ही जाएगा ना, तो कौन लोग लेगा? जो बचा होगा। तो जो लोग बचे होंगे वो लोग प्राप्त करेंगे, यानी कि गेन करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। तो ये उस समय पर निकाला जाता है। चलिए उद्देश्य बात कर लेते हैं। पहला और दूसरा दो डिफरेंसेज हो गए। तीसरा डिफरेंस क्या कहता है आइए पढ़ते हैं। तीसरा डिफरेंस है उद्देश्य। कहता है कि त्याग अनुपात की गणना का उद्देश्य तीसरा डिफरेंस कहता है उद्देश्य के बारे में, त्याग अनुपात की गणना का उद्देश्य नए साझेदार द्वारा पुराने साझेदार को उनके होने वाले लाभों के हिस्से की क्षति की पूर्ति हेतु ख्याति के रूप में नगद देना है। यानी कहता है कि सर त्याग अनुपात हम लोग क्यों निकालते हैं? ताकि अगर त्याग अनुपात पता चल जाए तो जो साझेदार त्याग किया है उसको गुडविल के रूप में कंपनसेशन मिल जाए, यानी कि ख्याति के रूप में उसको क्षतिपूर्ति मिल जाए, इसलिए त्याग अनुपात निकाला जाता है। क्लियर है बात? चलिए और कहता है प्राप्त लाभ प्राप्ति अनुपात क्यों निकालते हैं? तो कहता है प्राप्त लाभ अनुपात शेष साझेदारों द्वारा निर्गमी या मृत साझेदार को ख्याति में भाग के लिए क्षतिपूर्ति करने से है। यानी कि ये गेनिंग रेशियो तब निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है? उसका उद्देश्य क्या होता है? तो कहता है गेनिंग रेशियो यानी लाभ प्राप्ति अनुपात इसलिए निकाला जाता है ताकि पता चल जाए कि कौन पार्टनर, कौन साझेदार कितना प्राप्त कर रहा है लाभ में हिस्सा, उसको उस हिसाब से ही क्या करना होगा? गुडविल में यानी ख्याति में भरपाया क्षतिपूर्ति करना होगा। क्लियर है बात? अगला कहता है चौथा नंबर कहता है प्रभाव के बारे में, कि प्रभाव क्या है सर? तो प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए लिखा है कि त्याग अनुपात पुराने साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात को कम कर देता है। यानी त्याग अनुपात जो मैंने कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जो भी साझेदार पुराने हैं वो लोग अगर त्याग करेंगे तो उनका लाभ प्राप्ति अनुपात कम ही होगा ना, तो समय के अनुसार उनका लाभ प्राप्ति अनुपात क्या हो जाता है? कम होते जाता है। वही प्रभाव के बारे में कह रहा है कि क्या होगा प्रभाव? तो त्याग अनुपात में जो पुराने साझेदार हैं उनका लाभ जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे कहता है लाभ प्राप्ति अनुपात साधारणतः शेष साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात को बढ़ा देता है। सिंपल सी बात है, अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है फर्म तो वो भी तो अपना प्रॉफिट का रेशियो था वो छोड़ के जाएगा ना, तो कौन प्राप्त करेंगे? जो लोग बचे होंगे। तो जो लोग वर्तमान साझेदार होंगे उनका प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है बात? और चलिए पांचवा नंबर लिखा है सूत्र यानी कि फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या होता है सर? तो आप लोग जानते हैं त्याग अनुपात का फॉर्मूला। बोलिए त्याग अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर है बात? और लाभ प्राप्ति अनुपात यानी गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला डिफरेंस एक और लिखा हुआ है, छोटा सा लिखा है अगला डिफरेंस के बारे में, लेखांकन व्यवहार यानी कि अकाउंटिंग के बारे में लिखा है कि अकाउंटिंग कब और कैसे होती है, या ये कहें तो अकाउंटिंग जर्नल एंट्री क्या होती है उसके बारे में कह रहा है। तो जब हम लोग त्याग अनुपात यानी कि जब हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो का अकाउंटिंग करना होता है हम लोगों को, तो उस समय पर एंट्री होता है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि और जो ये जो अकाउंटिंग होगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगा। तो सर जरा सा लॉजिक भी समझ लेते हैं कि ये न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों होगा और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है कि जब कोई पार्टनर यानी साझेदार आएगा फर्म में, न्यू पार्टनर की बात कर रहे हैं, जब कोई नया साझेदार व्यवसाय में आएगा तो उसे लाभ में हिस्सा चाहिए, और लाभ में हिस्सा कौन देगा? जो पुराने साझेदार हैं। तो आप लोगों को अभी कंसेप्ट पढ़ाए थे कि जो भी साझेदार लाभ में हिस्सा पाएगा उसे क्षतिपूर्ति भी देना पड़ेगा उस व्यक्ति को जो लाभ अपना छोड़ रहा है आपके लिए। क्लियर है बात?
तो मान लीजिए कि हम पहले से हैं, आप नए पार्टनर आ रहे हैं, तो आपको लाभ चाहिए, तो लाभ मिलेगा कहाँ से? हम देंगे लाभ, तो लाभ हम देंगे तो हमको उसके बदले में क्या होना चाहिए? क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। और क्षतिपूर्ति मिलेगा तो बताइए, क्षतिपूर्ति आप ही तो हमको देंगे, आप ही तो क्षतिपूर्ति करेंगे हमारा। तो आप जब हमारा क्षतिपूर्ति करेंगे तो हमारा कैपिटल बढ़ेगा और आपका कैपिटल घटेगा, यानी कि नया जो पार्टनर आ रहा है उसका कैपिटल घटेगा और जो पुराना पार्टनर है उसका कैपिटल बढ़ेगा। एंड द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल, यानी कि जो कैपिटल का फॉर्मूला होता है मॉडर्न अप्रोच के अनुसार, वो कहता है कि कैपिटल जब बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और जब कैपिटल घटेगा तो डेबिट होगा। तो आप हमारा भरपाया कर रहे हैं, क्षतिपूर्ति कर रहे हैं, तो आपका कैपिटल घटेगा तो आपका कैपिटल हो जाएगा डेबिट, इसलिए एंट्री किया गया है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्षतिपूर्ति हमको मिलेगा तो हमारा कैपिटल बढ़ेगा और इसीलिए हमारा कैपिटल यानी कि ओल्ड पार्टनर जो कैपिटल है उसका कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनता है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात? चलिए, और इसी के अनुसार इसका ठीक उल्टा हो जाता है गेनिंग रेशियो में, यानी कि लाभ प्राप्ति अनुपात में, जो कि होगा रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि रिटायरिंग पार्टनर को एक पार्टनर जा रहा है तो अपना लाभ छोड़ के जाएगा, अपना लाभ छोड़ के जाएगा तो कौन पाएगा? जो लोग बचे हुए पार्टनर है रिमेनिंग पार्टनर, वो लोग को मिलेगा। और जब लाभ में हिस्सा मिलेगा तो क्षतिपूर्ति भी तो करना पड़ेगा, और जब क्षतिपूर्ति करेंगे तो कहने का मतलब कि हमारा कैपिटल क्या होगा? घटेगा, और हमारा कैपिटल घटेगा तो उसको लिखेंगे डेबिट में। इसलिए रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गेनिंग रेशियो में। क्लियर है बात? चलिए, ये टॉपिक भी यहां पे खत्म होता है। और अब अगला टॉपिक, अगला एडजस्टमेंट्स, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, यानी संचित लाभ एवं संचयों का वितरण। कैसे अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व है, संचित लाभ है या संचय है, उसका वितरण कैसे होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है सर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहता है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन अथवा साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के समय फर्म के पास अवतरित या संचित लाभ एवं संचय हो सकता है। मतलब कहता है कि जिस समय भी रिकंस्टिट्यूशन होता है, जिस समय भी पुनर्गठन होता है, उस समय हो सकता है कि फर्म के पास, व्यवसाय के पास कुछ पहले से संचय के रूप में पैसा पड़ा हो। यह अवितरित संचित लाभ एवं संचय साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के पूर्व वाले साझेदार का होता है, और जो प्रॉफिट पहले से पड़ा हुआ है वो तो पुराने पार्टनरों का है, सिंपल। अतः इन लाभों तथा संचयों का वितरण वर्तमान साझेदारों में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, यानी इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया जाता है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। इस पूरे लंबे चौड़े कहानी को एक शब्द में कहें तो अगर कोई संचित लाभ या संचय पड़ा है, तो उसको ओल्ड पार्टनरों को ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा, पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांट दिया जाएगा। क्वेश्चन का आंसर खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लिए लेखांकन। अगला टॉपिक है संपत्तियों के दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यानी कहता है कि आपको एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या करना है? रिवैल्यूएशन करना है, पुनर्मूल्यांकन करना है, रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो चलिए रिवैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। लिखा है, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि पुनर्मूल्यांकन खाता होता क्या है, यानी पुनर्मूल्यांकन का अर्थ क्या है। तो कहता है व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। लिखा है कि संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन, दायित्वों के पुनर्निर्धारण तथा अलिखित संपत्तियों एवं दायित्वों के लिए फर्म की पुस्तकों में एक खाता तैयार किया जाता है, जिसे पुनर्मूल्यांकन खाता अथवा लाभ हानि समायोजन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर कह लीजिए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कहा जाता है। क्लियर है बात? सिंपल सी बात है, जो भी बिजनेस में एसेट्स हैं यानी संपत्ति हैं, या जो भी दायित्व हैं, या जो भी अनरिकॉर्डेड यानी जो लिखित नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, अलिखित हैं, उनका
उनका फिर से क्या करना, उनके लिए पुस्तक तैयार करना और उनका पुनर्मूल्यांकन करना ही क्या कहलाता है, पुनर्मूल्यांकन खाता। जहां हम लोग दिखाते हैं वहां पर उसको पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। ठीक है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाममात्र खाता है। कौन सी खाता है पुनर्मूल्यांकन खाता? नाममात्र खाता है या अवास्तविक खाता है जो संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में हुए परिवर्तनों के कारण लाभ या हानि को प्रदर्शित करता है। मतलब कहता है कि अगर हम लोग संपत्ति या दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं, यानी फिर से उनका मूल्यांकन करते हैं, तो हो सकता है हमारा संपत्ति या दायित्व या तो बढ़ गया हो या तो घट गया हो। तो सिंपल सी बात है कि संपत्ति हमारा जब बढ़ेगा तो लाभ होगा और संपत्ति घटेगा तो हानि होगा। इसी प्रकार से जब हमारा दायित्व बढ़ेगा तो हानि होगा और दायित्व घटेगा तो लाभ होगा। तो ये लाभ या हानि को प्रदर्शित करता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता, और इसीलिए पुनर्मूल्यांकन खाता को एक नाम मात्र खाता या अवास्तविक खाता भी कहा जाता है, मतलब नॉमिनल अकाउंट भी कहा जाता है। ठीक है बात। तो ये कौन सा खाता होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। क्लियर है? नॉमिनल अकाउंट होता है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको आप ध्यान में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, या याद रखने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल भी है वो, सिंपल सी बात है। अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए आपके पास जो एसेट है, जो संपत्ति है, वो बढ़ गया तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो सिंपल सी बात है, कोई हमारा अगर संपत्ति बढ़ जाता है तो हमको प्रॉफिट होगा। बस वही सब बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको ये सब बातें ध्यान रखना है अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो सिंपल हो जाता है। तो क्या क्या पॉइंट है? लिखा है संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि। अगर कोई एसेट का मूल्य बढ़ जाता है, संपत्ति का मूल्य बढ़ जाता है तो क्या होगा? लाभ होगा। अगर संपत्ति के मूल्य में कमी हो जाता है तो क्या होगा? हानि होगा। अगर दायित्वों की राशि में कमी हो जाती है, अगर दायित्व घट जाए, लायबिलिटी घट जाए तो क्या होगा? प्रॉफिट की लॉस। तो लायबिलिटी कर्जा घट जाए, लायबिलिटी कर्जा, दायित्व अगर घट जाए तो लाभ होगा। अगर दायित्वों की राशि में वृद्धि हो जाए तो फिर हानि हो जाएगा। अगर हमारा लोन बढ़ जाता है, कर्ज बढ़ जाता है तो क्या होगा? हानि होगा। डेट्स इट। ये 4 बातें थी और उसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि एवं दायित्वों की राशि में हुई कमी के लिए पुनर्मूल्यांकन खाते को क्रेडिट किया जाता है। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनर्मूल्यांकन खाता एक नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल भी फॉलो होगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी जब भी खर्चा और हानि होगा तो डेबिट में लिखेंगे और जब भी आय लाभ होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो सिंपल सी बात यहाँ समझाया है कि अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ जाए, बताइए संपत्ति का मूल्य बढ़ जाए तो प्रॉफिट, और अगर दायित्व की राशि में कमी हो जाए तो, अगर दायित्व आपका घट जाए तो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा तो कहां दिखाएंगे? तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी कि गेन्स अगर होता है, प्रॉफिट होता है तो उसको क्रेडिट में दिखाएंगे। रूल तो पता है, अगर रूल आपको पता है तो बस देखिए यहाँ पर, यहाँ भी तो यही कह रहा है कि उसको क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है। और इसके बाद अगला इसका ठीक उल्टा कि अगर संपत्ति घट जाए या हमारा दायित्व बढ़ जाए तो लॉस होता है, और लॉस होगा तो कहां दिखेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखेगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है अपलिखित संपत्तियों और दायित्वों का भी इसी खाते में लेखा किया जाता है। मतलब ऐसी संपत्तियां या दायित्व जिनको लिखा नहीं गया था अभी तक, उसको भी लिखा जाएगा तो हम लोग पुनर्मूल्यांकन खाता में ही लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही लिखेंगे। कहता है पुनर्मूल्यांकन खाता के शेष को वर्तमान साझेदारों की पूंजी खाते में उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है पार्टनरों के पूंजी खाते में। ध्यान रखने वाली बात यह है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे, तो उसमें या तो हमको लाभ निकल के आएगा या तो हानि निकल के आएगा, और जो भी लाभ या हानि निकल के आएगा वो पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाएगा, यानी बांट दिया जाएगा। क्लियर है बात? और एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है यहाँ पर, कुछ इंपॉर्टेंट बात बताया गया है। कहता है कि जब पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है तब पुनर्गठित फर्म आर्थिक चिट्ठा, यानी पुनर्गठित फर्म आर्थिक चिट्ठा या कह लीजिए तो स्थिति विवरण में संपत्तियों और दायित्वों को उनके संशोधित मूल्यों पर दिखाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, किस मूल्य पर दिखाया जाता है? संशोधित मूल्यों पर दिखाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट
अकाउंट बनाते हैं तो उसमें संपत्ति और दायित्वों का रिवैल्यूएशन करते हैं, पुनर्मूल्यांकन करते हैं, तो उसके बाद जब बैलेंस शीट बनाया जाएगा तो उनके नए वाले वैल्यू पर लिखा जाएगा। वो एसेट्स और लायबिलिटीज का जो वैल्यू होगा वो नए वैल्यू पे बनाया जाएगा, ना कि पुराने वाले वैल्यू पे लिखा जाएगा। क्लियर है बात? नए वैल्यू पे लिखा जाएगा, बस इतनी सी बात कह रहा है। वो इसी को हिंदी में लिखा है संशोधित मूल्यों पर दिखाया जाएगा। ठीक है, और सर इसके साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म होता है। छोटा सा चैप्टर था, बहुत कम समय में खत्म हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग एक एक चैप्टर एक एक क्लास में फास्ट रिवीजन करते हुए अच्छे से पढ़ाई करेंगे और तैयारी करेंगे 12th क्लास का। आप लोगों से जल्द ही मिलेंगे हम अगले क्लास में, अगले चैप्टर के साथ, अगले टॉपिक के साथ, जो होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी साझेदार का प्रवेश। तब तक के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।